हमने हमारे चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग के अंदर देखा कि ऑडिट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, एवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमने ऑडिट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। उसके बाद में हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े रिलेटेड टू ऑडिट, दैट इज मटीरियलिटी, व्हाट इज ऑडिट रिस्क, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, है ना, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। फिर हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा और हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा। तो बेसिक कंसेप्ट को जब हमने रीड करे ऑडिटिंग के अंदर, तो एक बेसिक डेफिनेशन ये समझा कि ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी whether the same is profit oriented or not. When such an examination is conducted, such a verification is conducted, such an evaluation is conducted to express an opinion thereon, that is true and fair view. तो एक प्रोसेस हमने देखा फ्लो चार्ट बना के कि ऑडिट का प्रोसेस कैसे काम करता है, कैसे ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है, कैसे वो ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करता है, कैसे वो स्कोप डिसाइड करता है अपने ऑडिट फंक्शन का, ठीक है, कैसे वो अंडरस्टैंड करता है अकाउंटिंग सिस्टम को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उसका इवैल्यूएशन करके एक ऑडिट रिस्क निकालता है। और उसके बाद में ऑडिट प्लानिंग है, ऑडिट प्रोसीजर्स है, ठीक है, ऑडिट एविडेंस गैदर करना है, कंक्लूजन निकालना है और उसके बाद में रिपोर्टिंग का फंक्शन परफॉर्म करना है। तो ये हमने देखा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, चैप्टर नंबर 10 है जो आपकी बुक में, और ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 है ये। इसके बाद में हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑडिटिंग के अंदर एज ए सब्जेक्ट में आ सकते हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑडिट, बेसिक दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, हाउ द कंसेप्ट ऑफ ऑडिट इज इवॉल्व। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट क्या है ना, तो उस पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अबाउट 5 to 6 मार्क्स। जो भी क्वेश्चंस आपके ऑडिट सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे वो नॉर्मली 6 to 8 मार्क की रेंज में होंगे, ठीक है। तो उसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक कंसेप्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट मटीरियलिटी और व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इन पे पूछे जा सकते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म के साइज में भी हो सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। ओके, ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। जो स्पेसिफिक पार्ट है कंपनी ऑडिट अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑडिट का बेसिक डेफिनेशन हमने क्या समझा, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द financial statement of an entity by an independent person, and such an examination is conducted to express an opinion on the financial statement. अब कंपनी ऑडिट मतलब क्या, कंपनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटिटी आपको पता है ना, कंपनी इज एन एंटिटी एंड एट द सेम टाइम ये यहाँ पे टॉपिक बात कर रहा है कंपनी ऑडिट, है ना। तो जो ऑडिट, वो ऑडिट जो कंपनी से रिलेटेड है, दैट इज कंपनी ऑडिट। ओके, नाउ कंपनीज आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 1956, सबको पता है ना। कंपनीज एक्ट 1956 ने अपने सेक्शंस के थ्रू एक कंपल्सरी करा है दैट एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड to appoint an auditor in its AGM. Okay, so section 224 subsection 1 of the Companies Act 1956 speaks that every company is required to appoint an auditor in its AGM, means it is compulsory, that is every company should appoint as per section 224 subsection 1, every company in its AGM should appoint an auditor. Okay, मतलब हर कंपनी के लिए कंपल्सरी है, एवरी कंपनी वेदर इट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर इन इट्स AGM, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले हम एक लेसन का आउटलाइन लेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि हर कंपनी को ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है और वो भी अपनी AGM के अंदर। किसी भी टाइप की कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो,
उसको ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना ही है एज पर द कंपनीज एक्ट 1956 अंडर सेक्शन 224 सब सेक्शन 1। इस डेफिनेशन को हम इलेबोरेट करने से पहले एक जनरल आउटलाइन ले लेसन की कि हमें लेसन में क्या क्या पढ़ना है। एज पर द हेडिंग ऑफ द लेसन इज कंसर्न, लेसन इटसेल्फ सेज अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट्स। ओके, तो हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी ऑडिट क्या है। ओके, स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या है, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंट्स। उसके बाद में क्वालिफिकेशंस, and disqualifications, of auditor, then sealing on number of audits, okay, after that what are the rights and what are the duties. So rights and duties of auditor, then appointment of auditor। ओके, तो ये तो हमारे पॉइंट्स हुए कुछ कंपनी ऑडिट से रिलेटेड, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। ओके, तो दैट इज ब्रांच ऑडिट, okay, joint audit, internal audit, cost audit, okay. So these are the various topics which are covered under the types of company audit, chapter number 11 in your module। okay, now as per as our study is concerned, हमारा पूरा चैप्टर, हमारा पूरा मटेरियल, पूरा लेक्चर, सब कुछ मॉड्यूल के हिसाब से ही चलेगा। मतलब लेसन में, लेक्चर्स में कुछ भी ऐसा स्किप नहीं होगा जो मॉड्यूल में है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिट से, डेफिनेशन पढ़ के। ओके, स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी ऑडिट। सो एज पर सेक्शन 224 सब सेक्शन 1, every company is required to appoint an auditor, means it is compulsory that every company should appoint an auditor at its AGM। okay, so every company in its AGM should appoint an auditor, means this is compulsory। okay, second thing is every company should appoint an auditor, means whether it is a private company or a public company, it is compulsory on any type of company which is governed by the Companies Act 1956, it is compulsory that such company is required to appoint a person as an auditor at its AGM। okay, so the appointment of auditor is concerned with the AGM। now one interesting point is here कि appointment of auditor हमेशा AGM पे होना है। what it means कि tenure of service क्या रहेगा auditor का, from the conclusion of one AGM to the conclusion of next AGM। ठीक है, मतलब जिस AGM में ऑडिटर का अपॉइंट हुआ, इस पर्टिकुलर AGM में अपॉइंट हुआ, तो जब आगे नेक्स्ट ईयर की जो AGM होगी उसकी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करने के बाद तक का उसका पीरियड है किसका, वर्किंग का। ओके, सो इट इज टेन्योर ऑफ सर्विस। प्लीज नोट, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता, इट इज फ्रॉम वन AGM टू अनदर, दैट इज कंक्लूजन ऑफ वन AGM टू द कंक्लूजन ऑफ अनदर AGM। ओके, ये सब टॉपिक्स जो कंपनी ऑडिट से रिलेटेड हैं, ये डिटेल आप अपने कंपनी लॉ के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक
ब्रीफ आउटलाइन लेंगे कंपनी ऑडिट की थियोरी की कि व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशन एंड बेसिक कंसेप्ट्स। इतना डिटेल में हम ऑडिट कंपनी ऑडिट नहीं पढ़ेंगे जितना क्या कंपनी लॉ में पढ़ेंगे या पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कंपनी ऑडिट से। बेसिकली सेक्शन 224 सबसेक्शन 1 स्पीक्स अबाउट कंपनी ऑडिट एंड इट सेज दैट एवरी कंपनी शुड अपॉइंट in its AGM a person that is auditor. Okay, so every a company in its AGM should appoint an auditor. Now such person who is appointed as an auditor is required to report to the members on the books of accounts examined by him, on the balance sheet, on the profit and loss accounts, and report the same to the members his observations. Okay, तब आगे बढ़े। Okay, section 227 subsection 2, what it speaks that such person who is appointed as an auditor in the AGM is required to report to the members on the books of accounts examined by him. Okay, secondly, on the balance sheet, on the profit and loss account which is prepared by the company, and report the same to the members in the form of opinion, that is give his opinion in the form of report. Okay, so what section 227 subsection 2 says that such person or such auditor is required to report on the books of accounts examined by him, on the balance sheet which is basically prepared to reveal the financial state of affairs of the company, on the profit and loss, that is result of the financial operations of the company. Okay, so it is duty of every auditor that who is appointed in the AGM to report to the members on the books of accounts examined, on the balance sheet, on the profit and loss accounts of the company, whether such company's financial position is as per the books of accounts of the company. Okay, now what is the need? Okay, क्या ज़रूरत हुई कंपनी ऑडिट करने की, क्या रिक्वायरमेंट आई कंपनी ऑडिट करने की। ओके, हमने यहाँ पर देखा कि सेक्शन इटसेल्फ, लॉ इटसेल्फ मेक इट कंपल्सरी, ओके, दैट the books of accounts of every company or the financial statements of every company should be audited by a person who is appointed under section 224 subsection 1 as an auditor of the company. Okay, so this audit is required as per the statute. Law itself says that, that is the Companies Act itself says that every company is required to appoint a person as an auditor, means it is compulsory by law. Okay, so it is compulsory by law, and that's why it is called as a statutory audit. Okay, because Companies Act 1956 made itself, Companies Act 1956 makes it compulsory that every company is required to appoint an auditor in its AGM. So it is compulsory by law, that is statutory audit, and that is the company audit. Okay, okay, and some audits which are not compulsory by law, that is internal audit. It is basically
डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट कि हाँ हमको हमारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करने के लिए, अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रिपोर्ट चाहिए हमको, अकाउंटिंग सिस्टम पर रिपोर्ट चाहिए हमें. सो वेदर दिस इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम आर एडुकेट और नॉट with respect to the size and nature of the business, they go for the internal audit. So internal audit is not compulsory by law, but Companies Act 1956 makes it mandatory and compulsory to get the books of accounts audited. That's why company audit is called statutory audit. Similarly, if the company is in manufacturing business, then definitely if the company is in under manufacturing industry, then it is required to get the books of accounts and cost books of accounts audited as per the law. So cost audit is also compulsory under those acts. Okay, now we come forward. What is the need? Okay, as we have discussed about the evolution of audit, as we have discussed in the topic of evolution of audit, that the joint stock companies came into picture, and due to that, what happened? Joint stock companies came into picture, and ownership and management both went in separate hands. Okay, so ownership is in the hands of the shareholders, and management is in the hands of board of directors, okay, who are the employees of the company, who used to manage the company on behalf of the shareholders. Okay, now the owners of the company, that is the shareholders, want a report on the performance of the management, okay, so that they can evaluate the performance of the management and rely on the financial statement as well. So the shareholders appoint a person who is independent to the management, that is the independent auditor, and who is required to analysis the financial statement, who has to examine the books of accounts of the company and give his opinion in the form of report to the shareholders of the company. So here how the auditor come into picture. Okay, so this is all about how the ownership and management get diversified, and the shareholders want a report on the performance, okay, so that they can rely on the financial statements which are prepared by the management of the company. Okay, so performing a function of audit is very important, because there are lots of people in the community or in the society who rely on the audited financial statement. For a company whose books of accounts are audited, it is of great concern to verify, to go through the audited statements. Now, who are the users of this audited financial statement? Definitely the shareholders are the users. Okay, they want to know the performance of the company, so they are mostly and highly concerned with the audited financial statements. Okay, now the investors, okay, if I want to invest in a particular company, I would like to know what is the return of investment on the assets, okay, what is the ROC, return on capital employed, okay, what is the interest obligation on the company or other obligations of the company, what is the liquidity status of a company, okay, whether the company is going to undertake some new or financial projects or not, there are an expansion plan or not, whether there is in diversification or like that. Okay, so there are lots of decisions which are taken on the basis of the audited statements of the companies. So audit of financial statements of a company is very important. Okay, so it is clear company audit क्या है. Okay, section 224 सबसेक्शन 1 आपको ध्यान में रखना है कंपनी ऑडिट को डिफाइन करते हुए, that every company should appoint an auditor in its AGM, means it is compulsory for every company to appoint a person as an auditor in its AGM. Section 227, so now it is clear to everybody company audit क्या होता है.
कंपनी ऑडिट सेक्शन 224 सब सेक्शन 1 बोलता है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट a person as an auditor in its AGM. So it is compulsory for every company to appoint an auditor in its AGM, and such person who is appointed as an auditor in the AGM is required to report on the books of accounts, on the balance sheet, on the profit and loss account of the company which are laid before the members in the AGM. Okay, अब कंपनी ऑडिटर को यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को एग्जामिन करके रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट उसको प्रेजेंट करनी है कंपनी की एजीएम के अंदर. सो इट इज द various points which are led by section 224 subsection 1 and section 227 subsection 2 of the Companies Act 1956. Now why company audit is called statutory audit ये भी आपको clear है because as per the Companies Act 1956 it is compulsory on every company, so the company audit is called the statutory audit of the company. एडिशनली अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करती है देन इट इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द कंपनी ऑडिट to have the cost audit on the books of accounts of the cost accounts of the company. Okay, so company audit and cost audit are the statutory audit of the companies. तो ये हुआ हमारा company audit and statutory audit. Next हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं हमारा that is qualification and disqualification of a statutory auditor. ठीक है, statutory auditor here means the company auditor. Okay, क्या qualification है एक कंपनी ऑडिटर के. ठीक है, सो सेक्शन 226 is a principal section which speaks about the qualification and disqualification of a company auditor. Okay, subsection 226 subsection 1 and 2 speaks about the qualification and section 3 subsection 3 and subsection 4 of section 226 speaks about the disqualification. Okay, it is the principal section. Section 226 subsection 1 and 2 speaks that a CA holding a certificate of practice is eligible to be a company auditor. Okay, means if he is an individual then he should be a CA and at the same time he should hold certificate of practice. Okay, and if a partnership firm is appointed as an auditor or company auditor, then all the partners should be chartered accountant. Okay, plus holding certificate of practice, and all these partners should be practicing in India. Okay, is it clear? So an individual is eligible to be appointed as a company auditor. He should be a chartered accountant within the meaning of the CA Regulation Act 1949, and at the same time he should hold the COP. A partnership firm can be appointed as a company auditor under section 226 subsection 2 that such partnership firm all the partners should be practicing in India. Okay, so this is about the qualification of the company auditor. Okay, so only the chartered accountants who has qualified as per the ICI are eligible to act as an company auditor, and they should hold the certificate of practice. Now we will come to section 226 subsection 3 and 4 which speaks about the disqualification of the कंपनी ऑडिटर. कंपनी ऑडिटर के क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हैं ये सेक्शन सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 226 हमें बताता है कि कंपनी ऑडिटर के क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है. अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कंपनी ऑडिटर के क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हैं. ओके, so disqualification
of an auditor. Section 226 subsection 3 and 4. Okay. Point number A. None of the following persons are eligible to be appointed as an auditor of the company. Means the person who are listed under section 226 subsection 3 and 4 are totally disqualified in each and every circumstances to be the auditor or to be the company auditor of the company. Okay, the first is body corporate. Okay, as you have studied in under the company law that a body corporate is disqualified to be appointed as an auditor because of its limited liability. Okay, so a body corporate is disqualified to be appointed as an auditor. A person, second point, a person who is officer or employee of the company. Okay, he is also disqualified to be appointed as an auditor of the company. Reason being because his decisions can be subordinate, okay, to the decisions of the managers. There can be chances that he might have to work under pressure of management. Okay, so there may be some time that he is supposed to work under the pressure of the management. इससे अच्छा है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस उसकी ख़त्म नहीं हो, इंडिपेंडेंस जियोपर्डाइज नहीं हो, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाइड ही कर लिया, डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड कर दिया कि कंपनी का कोई भी ऑफिसर, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ सकती है. And the independence is a basic principle governing an audit. That's why he is directly disqualified. Okay. Third point is a person who is employee or partner of the officer or employee of the company. Okay, अगर किसी कंपनी के ऑफिसर का या एम्प्लॉय या उसका पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो पर्सन भी डायरेक्टली डिस्क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन कंपनी ऑडिटर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन का एम्प्लॉय का, इनडायरेक्टली दिस पर्सन इज रिलेटेड टू द कंपनी बिकॉज उसका पार्टनर या उसका ऑफिसर कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय है. सो अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय or partner or officer of the officer or employee of the company is also disqualified to act as an auditor of the company. Okay. D point is a person who is in debt to the company or is under the indebtedness of the company for an amount exceeding rupees 1000. Okay. So person who is under indebtedness of the company exceeding rupees 1000. Okay, so
a person who is under financial obligation of the company for an amount which is exceeding rupees 1000. Okay, if the indebtedness is up to rupees 1000 then he is not disqualified, but if it is exceeding मतलब 1000 रुपये से अगर ज़्यादा की indebtedness है तो ऐसा person disqualified है to act as an auditor of the company.